बच्चों हम लोगों ने जो 2026 के लिए जो फिजिक्स का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किया है, उसके सीरीज में आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के लिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते वो 3 क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, और इस मेटालिक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की गई है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पाथ जो है वो करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, ठीक है, या कौन सा पाथ फॉलो होगा और वो क्यों होगा। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये मेटालिक स्फीयर है और जैसा कि हमें पता है कि मेटालिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला पार्ट गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल स्फीयर के अंदर से दिखाई गई है, ये भी गलत और ये भी गलत, ये तीनों ही गलत है। ये वाला करेक्ट पाथ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है। इसमें एक और पॉइंट है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेगी तो एंटर रेडियली करेगी और बाहर जब निकलेगी तो वो भी रेडियली। रेडियली का मतलब है कि परपेंडिकुलर बना के एंटर होगी और परपेंडिकुलर बना करके बाहर भी निकलेगी। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा ओरिएंटेशन है जब डायपोल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मेट यूज करें बच्चे वो है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है, θ1, या U इज इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू cos थीटा। ये हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। जब 2 एंगल दिया हुआ रहे तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे और जब एक ही एंगल दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है। तो अब आप देखो, इसमें कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और कहता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देखिए ध्यान से कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस केस में हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो थीटा होगा हमारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये 0 डिग्री होगा तो U की जो वैल्यू होगी वो माइनस P इंटू E इंटू कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस P इंटू E, यानी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वो स्टेबिलिटी का कंडीशन को शो करती है। तो यहाँ पर माइनस P आ रहा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन अगर हमने अनस्टेबल की बात की, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, कॉस थीटा की वैल्यू -1। ऐसे सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो प्लस P इंटू E हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखकर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लें तो इसमें कह रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, और उसके अंदर एक कैविटी है और इस कैविटी के सेंटर में एक चार्ज रखा गया है Q। तो हमें बताना है इस मेटालिक स्फीयर के इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा, एक, और दूसरा ये बताना है कि जो पॉइंट P है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो जबकि ये डिस्टेंस सेंटर से P का जो डिस्टेंस है वो R दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस R है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज का। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये क्योंकि कैविटी है, इसलिए अगर ये चार्ज की बात करें तो हमारा अगर इनर सरफेस S1 है और आउटर सरफेस S2 है तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इंडक्शन। और अपोजिट फेज पर
प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, उतना ही प्लस चार्ज डेवलप होगा। इसलिए ये जो इनर स्फीयर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इनर जो स्फीयर होगा, इनर स्फीयर, इस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आउटर स्फीयर जो होगा वहां पर उतना ही प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज है ना, आउटर स्फीयर पर प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो इनर स्फीयर पर माइनस और आउटर स्फीयर पर प्लस चार्ज होगा। अब हम लोग P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली इस चार्ज के कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू ये हो जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी ये वाला चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपके बोर्ड तक करवाता रहूं और आपके बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे चले जाए। क्योंकि टारगेट है बोर्ड 2026, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और हाँ इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशन भी कराऊंगा, जिससे कि आपकी ओवरऑल एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।